पर अपने प्यार के निशान छोड़ने लगी। उसकी वो नशीली खुशबू मेरे दिमाग पर हावी हो रही। कैसे हो तुम सब लेजेंड्स? देखो यार, मैंने सारी वीडियोस में देखा है कि तुम लोग वीडियो को सपोर्ट नहीं करते। साला काफी बुरा लगता है। ऐसा मत करा करो यार, इसीलिए थोड़ा हाइप और सपोर्ट कर दिया करो। अब सीधे कहानी पे आते हैं। एक जबरदस्ती वाली फैमिली अलायंस मैरिज की वजह से मैंने इस शहर के सबसे रसूखदार खानदान की बड़ी बेटी आन्या से शादी कर ली थी। बाहर वालों के लिए मैं एक बहुत लकी इंसान था, पर मुझे अच्छे से पता था कि मैं उसके उस तथाकथित व्हाइट मूनलाइट यानी पुराने प्यार का सिर्फ एक अदना सा रिप्लेसमेंट हूँ। और अब उसका वो पुराना आशिक देश लौट रहा था, तो मैंने भी सोच लिया था कि अब मेरा यहाँ से पत्ता काटने का एकदम सही टाइम आ गया है। किसी को रत्ती भर भी शक ना हो, इसलिए मैंने बस एक मामूली सा बैकपैक टांगा जिसमें मेरी पूरी आखिरी जायदाद, कुछ सोने के बिस्कुट और थोड़ा सा कैश था। मैं अपने जालिम घर वालों से कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहता था, इसलिए मैंने इस महल की कोई भी महंगी चीज छुई तक नहीं। भागने का एक बहुत तगड़ा प्लान मैंने पहले ही सेट कर रखा था। एक दूर दराज का छोटा सा कस्बा जहां मैं शांति से बिना किसी खौफ के अपनी जिंदगी काट सकूं। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर कदम रखने वाला था, आन्या अचानक कहीं से भागती हुई आई और सीधे मेरी छाती से एकदम कसकर चिपक गई। वो पागलों की तरह मेरे जिस्म पर, मेरी गर्दन पर अपने प्यार के निशान छोड़ने लगी। उसकी वो नशीली खुशबू मेरे दिमाग पर हावी हो रही थी, लेकिन तुरंत बाद उसने चालाकी से मेरा बैकपैक खोलकर चेक किया। मुंह से तो वो मेरी फिक्र जता रही थी, पर उसकी उन शातिर कातिल आंखों में साफ चेकिंग चल रही थी कि कहीं मैं रफू चक्कर तो नहीं हो रहा। खैर, मैं उसकी इस नौटंकी का पुराना खिलाड़ी था। मैं चुपचाप उसके इस पजेसिव ड्रामे के खत्म होने का वेट करने लगा और यहाँ तक कि उसे शांत करने के लिए खुद आगे बढ़कर उसे एक डीप किस भी कर दिया। जब उसने अपनी उस नकली पर बेहद मीठी आवाज में गुड हबी कहा तो वो एकदम कातिलाना तरीके से मुस्कुराई। फिर उसने अपना गोरा हाथ उठाया और मेरी कलाई पर एक कस्टम मेड ब्रेसलेट पहनाते हुए भारी आवाज में बोली, हबी, ये एक यादगार ब्रेसलेट है जो मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया है। इसे पहनो ताकि तुम्हें मेरी याद आती रहे। आज रात ठीक 8 बजे मैं तुम्हें पिक करने आऊंगी, फिर घर चलकर सोएंगे, ओके? मेरा दिल तो अंदर से बर्फ की तरह जम चुका था। मुझे पता था ये प्यार नहीं, एक जंजीर है, पर मैंने जबरदस्ती अपने मुंह से बस एक शब्द निकाला, हैश 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 आजादी की कीमत और परिवार का वो नीच धोखा। लंच के बाद मैंने अपना हमेशा वाला रेगुलर रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता पकड़ा। उसके भेजे हुए चमचों को चकमा देकर मैं फुर्ती से एक दूसरी कार में बैठ गया और रियर व्यू मिरर में उस छोटी सी काली सेडान कार को दूर जाते हुए देखता रहा। साला, फाइनली आजादी! फिर मेरी नजर अपनी कलाई पर पड़े उस ब्रेसलेट पर पड़ी। जब उसे छोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो इस मनहूस ब्रेसलेट को रखने का कोई तुक नहीं था। लेकिन लोचा ये था कि ये ब्रेसलेट सिर्फ एक स्पेशल चाबी से ही खुल सकता था, और जब काम टेढ़ा हो तो प्रोफेशनल्स की मदद लेनी चाहिए। तभी मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैंने ड्राइवर को शॉपिंग मॉल के सामने गाड़ी रोकने को कहा। ड्राइवर ने तुरंत अकड़ते हुए बोला, यंग मास्टर, यंग मिस्ट्रेस आन्या का सख्त आर्डर है कि रास्ते में गाड़ी कहीं नहीं रुकनी चाहिए। मुझे पता था वो साला कुत्ता यही बोलेगा, इसलिए मैंने बिना पैनिक किए शांति से अपना फोन निकाला और आन्या की एक पुरानी रिकॉर्डिंग प्ले कर दी जिसमें उसने मुझे प्यार से गिफ्ट्स खरीदने को कहा था। मेरा मकसद था कि ड्राइवर को लगे मैं उसके लिए तोहफा लेने जा रहा हूँ। जैसे ही रिकॉर्डिंग में आन्या की वो रोबदार और खूंखार आवाज गूंजी, ड्राइवर के पसीने छूट गए और उसने चुपचाप गाड़ी किनारे लगा दी। पर किस्मत तो देखो, जैसे ही मैं कार से उतरा वो ड्राइवर दुम की तरह मेरे पीछे पीछे लग गया। एक कदम भी दूर नहीं हो रहा था। मैंने ऐसे ही रैंडमली एक दुकान चुनी जिसके बोर्ड पर लिखा था कि यहाँ अंगूठी और ब्रेसलेट रिपेयर और रिमूव किए जाते हैं। दुकान का मालिक एक खड़ूस सा बुढ़ा था जिसने बिना सिर उठाए रुखेपन से पूछा, ब्रेसलेट खरीदना है? मैंने हाँ में सिर हिलाया और जानबूझकर ग्लास काउंटर के सामने बहुत देर तक नाटक करने लगा। जैसे ही उसने एक नया ब्रेसलेट बाहर निकाला, मैंने मौका देखकर अपनी कलाई आगे कर दी और बोला, बॉस, मैं इसे इस हाथ में पहनना चाहता हूँ, पर ये पुराना वाला ब्रेसलेट निकल ही नहीं रहा। क्या आप इसे उतारने में मदद करेंगे? बुढ़ा बोला, हाँ। वो बिना सोचे समझे मान गया, लेकिन जैसे ही वो अपना टूल बॉक्स निकालने के लिए झुका, उसकी नजर मेरे हाथ के उस कस्टम ब्रेसलेट पर पड़ी और अचानक उसके हाव भाव बदल गए। उसने सिर उठाकर दोबारा मेरे चेहरे को ताड़ा और एक खौफनाक लहजे में बोला, नौजवान, इस ब्रेसलेट में बहुत ही खतरनाक लॉक है। बिना असली चाबी के ये सही सलामत नहीं निकलेगा। इसे सिर्फ तोड़कर ही निकाला जा सकता है। मैंने बिना पलक झपकाए कहा, कोई बात नहीं अंकल, आप इसे सीधा तोड़ ही दो। अब वो बुढ़ा दिल ही दिल में सब समझ चुका था। आखिर वो उसे पहचानता कैसे नहीं? ये ब्रेसलेट उसी ने सालों पहले खुद अपने हाथों से आन्या के लिए बनाया था। एक ऐसा इकलौता गहना जो सिर्फ उस इंसान को पहनाया जाता है जिससे कोई पागलों की तरह जुनूनी होकर प्यार करे। यानी उसके सामने खड़ा लौंडा इस रिश्ते को लात मारकर भागने की फिराक में था। खैर, आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार वो ब्रेसलेट मेरी कलाई से आजाद हो गया। मेरी आंखों में जो तगड़ी वाली खुशी और सुकून था उसे मैं छिपा नहीं पा रहा था। मैंने पैसे चुकाए और तुरंत पलट कर चल दिया, और वो करोड़ों का ब्रेसलेट मैंने बिना सोचे समझे सीधे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, जिसे देखकर पीछे खड़ा वो ड्राइवर पूरी तरह शॉक हो गया। उसकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। जैसे ही मैं वापस कार में बैठा, मॉल के बाहर लगी बड़ी बड़ी स्क्रीन एक साथ चमक उठी। उस पर उस फेमस एक्टर तान तूहवान का चेहरा था। मेरा दिल धक से रह गया। आन्या का वो पुराना प्यार यही लौंडा था।
इस इलाके में सबसे ज्यादा बिलबोर्ड्स थे और ये ऐड दिखाने के लिए किसने अंधा पैसा बहाया था ये बताने की जरूरत नहीं थी। ठीक इसी वक्त मेरा फोन पागलों की तरह वाइब्रेट करने लगा। ये आन्या थी। उसे पता चल गया था कि ब्रेसलेट का ट्रैकिंग सिग्नल हमेशा के लिए गायब हो चुका है। मेरी तो फट के हाथ में आ गई थी। मैंने तब तक वेट किया जब तक रिंग खत्म होने वाली थी, फिर कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो। उधर से एक ऐसी ठंडी आवाज आई जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। क्या तुम शॉपिंग मॉल गए थे? उसकी आवाज में ना कोई खुशी थी ना गुस्सा, बस एक मौत सा सन्नाटा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा और अपने अंदर के डर को दबाते हुए झूठ बोल दिया। रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। थोड़ी देर फोन पर सन्नाटा रहा और उसने सच मान लिया। बोली ठीक है, तो जब घर पहुंचो तो मुझे कॉल करना मत भूलना। फोन काटने के बाद मुझे आखिरकार अपने घर वालों का एक टेक्स्ट मैसेज दिखा। रिया देश वापस आ गई है, तमीज से रहो और कहीं छिप जाओ, यहाँ दोबारा अपना मनहूस चेहरा मत दिखाना। मैंने खिड़की के बाहर देखा पर अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही कार हमारे यार्ड में घुसी, बुढ़े नौकर चंदू ने मुझे देखा और उसके तोते उड़ गए। उसने पानी का पाइप फेंका और अंदर की तरफ भागा। मैं अपना बैकपैक लेकर कार से उतरा और इससे पहले कि मैं दरवाजे के अंदर कदम रखता, मेरी माँ फर वाला कोट पहने एक शेरनी की तरह बाहर झपटी। तुम्हें कोई तमीज वमीज है कि नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ दोबारा रेंगते हुए आने की? मेरे सीने में कड़वाहट की एक तेज लहर दौड़ गई। साला, मैं इस फैमिली का सगा बेटा हूँ, फिर भी ये लोग उस गोद ली हुई बेटी रिया पर इतना मरते हैं बस इसलिए क्योंकि पिछले साल एक पार्टी में मैं थोड़ा टल्ली हो गया था और रिया जानबूझकर मेरे करीब आई थी। मैंने उसे साफ मना किया था, पर मेरे इन महान माता पिता ने सच झूठ का पता लगाए बिना सिर्फ मुझे ही विलेन बना दिया। मेरी एक ना सुनी गई और तभी से मैं इस फैमिली का एक मोहरा बन गया, जिसे जबरदस्ती आन्या के साथ शादी के कुएं में धकेल दिया गया। वो आगे चिल्लाई, तुम्हारी छोटी बहन के पास अब नाम, पैसा और एक सक्सेसफुल करियर है। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ मत आना। तुम्हारी चमड़ी इतनी मोटी कैसे हो गई? अपनी माँ को पागलों की तरह चिल्लाते देख मेरा पहले से टूटा हुआ दिल बिल्कुल पत्थर बन गया। मैंने तुरंत अपनी जेब से दादाजी की वसीयत निकाली और तान कर कहा, मैं यहाँ सिर्फ वो लेने आया हूँ जो दादाजी मेरे लिए छोड़ गए हैं। मेरी माँ 2 सेकंड के लिए सन्न रह गई। फिर उसने हिकारत से मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुमने पहले ही उस अमीर खानदान की बड़ी बेटी से शादी कर ली है, फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर इस छोटी सी वसीयत के लिए भीख मांगने की? मुझे उससे फालतू बकवास करने का कोई शौक नहीं था। मैंने सीधे शब्दों में कहा, मुझे बस एक कार और 2 लाख कैश चाहिए, मैं इसे अभी के अभी लेकर जा रहा हूँ। वो एक पल के लिए हिचकिचाई। उसकी आंखों में चालाकी चमकी, क्योंकि दादाजी के 50% शेयर्स और दर्जनों प्रॉपर्टीज के सामने मेरी ये छोटी सी डिमांड ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर थी। तुरंत उसका चेहरा ऐसे बदल गया जैसे वो मेरी सगी माँ हो। बोली, 1 मिनट रुको, मैं किसी को भेजकर मंगवाती हूँ। वो कार की चाबी और कैश ले आई और साथ में एक प्रॉपर्टी डिवीजन एग्रीमेंट भी थमा दिया, ताकि मैं बाकी की पूरी वसीयत के हक से हमेशा के लिए हाथ धो लूं। वो बुढ़ा नौकर चंदू एक तरफ खड़ा था, एकदम बेरुखा, और उसकी आंखों के पीछे एक गहरी साजिश छिपी थी। सालों पहले इसी नीच नौकर ने जानबूझकर एक बहुत बड़ा सबूत छिपाया था, जिससे ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे खून के रिश्ते पर शक करने लगे, जिसकी वजह से मुझे घर में ताने सुनने पड़े और शादी के जाल में फंसा दिया गया। हैश 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 वो गुमनाम कस्बा और खौफनाक बॉनफायर फेस्टिवल। जैसे ही मैं अपनी फैमिली के उस बड़े से गेट से बाहर निकला, मैंने सबसे पहले अपने फोन का सिम कार्ड तोड़कर बाहर फेंक दिया। आन्या के 99 मिस्ड कॉल्स देखकर दिल को जो सुकून मिला ना, साला मजा आ गया। मैंने बिना रुके गाड़ी दौड़ाई, रात भर ड्राइव करके उस छोटे से कस्बे के होम स्टे पर पहुंचा, जिसे मैंने पहले ही बुक कर लिया था। दूर से मुझे एक पत्थर की तख्ती के पास एक बेहद खूबसूरत और भोली सी लड़की खड़ी दिखी। उसने प्यार से पूछा, क्या आप मिस्टर अनिकेत हैं? मैंने सिर हिलाया, हाँ। उसने खुशी खुशी मुझे फलों की एक टोकरी गिफ्ट की और फिर मेरी कार में आकर बैठ गई। उसने कहा, हेलो, मैं मीरा हूँ। कार एक सुंदर मकान के सामने रुकी, जिसके चारों तरफ लाल गुलाब के पौधे थे। यह एक 3 मंजिला बिल्डिंग थी, जिसके आंगन में एक फाउंटेन था और नीचे बने साफ तालाब में ढेर सारी मछलियां तैर रही थीं, जिन्हें पकड़कर सीधे पकाया जा सकता था। मीरा ने मेरा सामान दूसरी मंजिल तक ले जाने में मदद की और तमीज से दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। बोली, अगर कोई भी काम हो तो मुझे कभी भी बुला लीजिएगा, आपकी यात्रा मंगलमय हो। मैंने कॉरिडोर के आखिर तक उसे जाते हुए देखा और फिर अपना सूटकेस कमरे के अंदर खींच लिया और बिस्तर पे लेट गया। और उसी टाइम वापस राजधानी में मेरे उस जालिम परिवार के घर का माहौल एकदम शमशान जैसा खौफनाक हो चुका था, क्योंकि आन्या ने उस महल जैसे विला में धावा बोल दिया था। इस वक्त वहाँ का नज़ारा किसी जंग के मैदान जैसा था। सारे शो पीस और महंगी सजावट का सामान फर्श पर चकनाचूर पड़ा था। मेरे माता पिता डर के मारे एकदम पत्थर हो चुके थे, उनकी हवा टाइट थी, और उधर आन्या इकलौते बचे हुए सोफे पर पूरी ठसक और गुस्से में ठाठ से बैठी थी। पूरे कमरे का माहौल ऐसा था कि किसी की सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। देखते ही देखते मुझे इस कस्बे में आए 2 दिन हो चुके थे। यहाँ के सुकून ने मेरी सारी टेंशन गायब कर दी थी। बस एक ही लोचा था कि रात को बिस्तर पर वो खाली जगह देखकर थोड़ी बहुत नींद उड़ जाती थी। मुझे आन्या की वो नशीली खुशबू याद आ जाती थी। आज सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद मैंने अपना नया कैमरा उठाया और बाहर जाने की तैयारी की। पड़ोस की एक आंटी बोली, नौजवान, कहीं बाहर जा रहे हो? मैंने कहा, आंटी मुझे 2 टॉफी चाहिए। आंटी ने हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, अरे ऐसे ही ले लो बेटा, पैसे की कोई जरूरत नहीं है।
मैं एक सेकंड के लिए सन्न रह गया। यहाँ के लोग सच में कितने भले हैं। मैंने कहा, तो फिर मैं मना नहीं करूंगा। थैंक यू आंटी। वो मुस्कुराई और टेबल पर रखे कुछ कागज के टिकटों पर उनकी नजर गई। वैसे नौजवान, आज रात इलाके में एक बॉनफायर फेस्टिवल, आग जलाने का त्योहार है, क्या तुम देखना चाहोगे? मैंने उत्सुकता से पीछे मुड़कर पूछा। बॉनफायर फेस्टिवल? वो बोली, हाँ, ये हमारे यहाँ का सबसे फेमस फेस्टिवल है। सब मिलकर नाचते गाते हैं और खूब धूम मचाते हैं। ये कहकर उन्होंने एक टिकट जबरदस्ती मेरे हाथ में थमा दिया। मैं बस उन्हें थैंक यू कहकर आगे बढ़ गया। एक घुमावदार गेट से गुजरते हुए मुझे उस इलाके की एक झलक दिखी जिसके बारे में आंटी बता रही थी। तो फंक्शन यहीं होने वाला था। लेकिन आज मेरा इरादा सामने वाले पहाड़ पर चढ़कर सरसों के पीले फूलों की फोटो खींचने का था। कल शाम को जब मीरा को पता चला कि मुझे फोटोग्राफी का शौक है, तो उसने बताया था कि वहाँ पहाड़ पर सरसों के फूल एकदम सुनहरी चादर की तरह खिले हैं, जो दिखने में बेहद लाजवाब लगते हैं। पर किसे पता था कि वो पहाड़ मेरी सोच से भी ज्यादा दूर निकलेगा। पहाड़ की चोटी पर जो ठंडी हवा चली, उसने मेरी जैकेट उड़ा दी और पल भर में मेरी सारी थकान का कबाड़ा कर दिया। फोटो खींचते खींचते मुझे अचानक एहसास हुआ कि साला यहाँ फोन का नेटवर्क आ रहा है। अगले ही सेकंड मेरे फोन पर पागलों की तरह मैसेजेस की बाढ़ आ गई। मेरा इरादा तो फोन स्विच ऑफ करने का था, पर तभी मेरी नजर आन्या और उसके पुराने प्यार के नामों पर पड़ी। मैंने गलती से एक आर्टिकल खोल लिया। उन दोनों के चेहरों पर एक जैसी बत्ती सी खिली हुई थी। मेरा दिमाग झन्ना गया। यानी एक तरफ मैं अपनी जान बचाकर भाग रहा था और दूसरी तरफ वो किसी और के साथ मजे से हंस हंस कर गप्पे लड़ा रही थी। मैंने गुस्से में फोन सीधे बंद कर दिया। आंखों से दूर तो भेजे से दूर। दोपहर को जब मैं वापस लौटा तो मीरा खाना बना चुकी थी। मैंने भी मदद के लिए अपनी आस्तीनें चढ़ा ली। तभी मेरी नजर आंगन में लॉ एंड डांस करने वाले ग्रुप पर पड़ी। पड़ोस का एक लड़का विक्की मीरा की तरफ देखकर बोला, बॉस लेडी, आज रात तुम्हारा भाई स्टेज पर तहलका मचाने वाला है, याद रखना। मीरा का चेहरा अचानक शर्म से लाल हो गया और वो जल्दी से खाना लेकर बाहर भाग गई। विक्की मेरी तरफ मुड़ा और बोला, वैसे मिस्टर अनिकेत, क्या आप आज रात का वो फेस्टिवल देखने आ रहे हैं? मैंने सिर हिलाया। हाँ, सुबह सामने वाली दुकान की आंटी ने मुझे एक टिकट दिया था। सब सेट है, बाद में साथ ही चलेंगे, वो बोला। रात के ठीक 9 बजे मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे विक्की का वेट कर रहा था। वो मुझे अपनी बाइक पर बिठा कर ले गया, पर जैसे ही हम वहां पहुंचे, किसी ने काम के सिलसिले में उसे बुला लिया। उसने आनन फानन में मेरे लिए सबसे बेस्ट सीट ढूंढी और बोला, आप बस यहीं बैठो, मैं जरा काम निपटा कर आता हूँ। मेरे बगल में बैठे एक बड़े भाई बड़े चाव से मुझसे बतियाने लगे। नौजवान, क्या तुम राजधानी से आए हो? बड़े हैंडसम लगते हो। मेरा दिल बैठ गया। मैंने बस धीरे से सिर हिला दिया, पर किसे पता था कि उसकी अगली बात मेरे होश उड़ा देगी। वो बोला, अभी रास्ते में मुझे कुछ लोग मिले जो राजधानी से ही आए थे। हर कोई एकदम टिप टॉप और तगड़ा मेकअप किए हुए था, खासकर वो लड़की जो वहाँ पहली लाइन में खड़ी है। सच कहूँ तो मैंने टीवी की हीरोइनों जैसी हूर आज तक नहीं देखी। वो देखो, ठीक सामने वही खड़ी है। मैंने उसकी उंगली के इशारे की तरफ देखा और आग की लपटों के बीच मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस औरत को देखकर मेरी रूह कांप उठी। मेरे जिस्म का सारा खून सूख गया। वो और कोई नहीं, आन्या थी। मैंने तुरंत अपना सिर नीचे झुका लिया, पर मेरे हाथों में विक्की का सामान था, इसलिए मैं वहां से दुम दबाकर भाग भी नहीं सकता था। मैं बेताबी से भीड़ में विक्की को ढूंढने लगा, पर लोगों के इस समंदर में उसका कहीं अता पता नहीं था। जब आग की लपटें और तेज हुई तो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचने लगे, जिससे सामने का नजारा पूरी तरह छिप गया। तब जाकर मैंने अपना सिर उठाने की हिम्मत की, पर उस हिलती डुलती भीड़ के बीच भी वह साक्षात कयामत की तरह वहीं खड़ी थी। अब तो मेरा कबाड़ा तय था। मेरा दिल सीधे पाताल में धंस गया। ठीक उसी वक्त वो लॉ एंड डांस वाला ग्रुप मेरे पास आया और अचानक किसी ने मेरे हाथ में गुलाब का एक लाल फूल थमा दिया। मैं हक्का बक्का होकर डर के मारे उस ग्रुप को पीछे हटते देखता रहा, और जब मीरा उस शेर के कॉस्ट्यूम के अंदर से बाहर निकली तो मैं वहीं का वहीं फ्रीज हो गया। क्या ये वही थी? मैं 2 सेकंड के लिए हिचकिचाया, फिर उसके पीछे अंदर भागा और अपने हाथ का सारा सामान वापस उसे थमा दिया। जैसे ही मैं मुड़ा, मेरी नजर टेबल पर रखे मेकअप के सामान पर पड़ी। तभी मेरे खुराफाती दिमाग में एक धांसू आइडिया आया। मैंने पूछा, क्या तुम ये मुझे बेच सकती हो? मीरा ने मेरी तरफ देखा और बोली, अरे आप ऐसे ही यूज कर लीजिए, वैसे मैं भी उसे काफी यूज करती हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, बस काम हो जाएगा। उसने अपना हेयर क्लिप निकाला और बोली, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, जब आप जाएं तो दरवाजा बंद कर दीजिएगा। उसके जाते ही मैंने तपाक से वो कॉन्टोरिंग पाउडर उठाया और पागलों की तरह अपने चेहरे पर पोत लिया ताकि मेरा हुलिया बदल जाए। फिर पाउडर के डिब्बे के नीचे 200 युवान दबाए और दबे पांव चुपके से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। इस कस्बे की गलियां किसी भूल भुलैया जैसी संकरी थीं। मैं सिर झुकाए बिना सोचे समझे चलता रहा और पलक झपकते ही वापस उसी जगह पहुंच गया जहां से शुरू किया था। मुझे लगा कि मैं अभी अभी यहीं से गुजरा था, इसलिए मैंने दीवार पर एक निशान बना दिया। तभी अचानक मेरी नजर सामने से आती एक परछाई पर पड़ी। मेरा दिल धक धक करने लगा। तभी मेरे कान के बिल्कुल पास एक जानी पहचानी पजेसिव और गुस्से से भरी आवाज गूंजी, रास्ता भटक गए क्या? मैंने तुरंत अपनी मुट्ठियां भींच ली। मैं भागने ही वाला था कि उसने लंबी डग भरकर सीधे मेरा रास्ता रोक लिया। अनिकेत, तुम भाग क्यों रहे हो? मैंने थूक गटकते हुए कांपती आवाज में कहा। तुम मेरे पीछे पड़ी हो तो मैं भागूंगा नहीं तो क्या करूंगा? पर किसे पता था कि वो गुस्से में खिलखिलाकर हंस पड़ेगी। उसने मेरा हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। अनिकेत, बहुत नौटंकी हो गई तुम्हारी, अब चुपचाप मेरे साथ घर चलो। मेरा पूरा बदन सुन्न हो गया।
मैंने जबरदस्ती अपनी गर्दन तानकर अकड़ दिखाई। तुम किसी गलत इंसान को पकड़ रही हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। आन्या ने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे चेहरे को नोचते हुए एक जोरदार चुटकी ली, जिससे चेहरे पर पुता वो पाउडर और मेकअप का एक हिस्सा साफ हो गया। वो एकदम कातिल अंदाज में बोली, अभी भी ढिठाई करोगे? मैं चोर की तरह आंखें चुराने लगा। मेरी हिम्मत नहीं हुई उसकी तरफ देखने की। आन्या मेरा हाथ खींचकर बाहर ले जाने लगी और पूछा, आजकल कहाँ रह रहे हो? मैंने हार मानकर कहा, भुंग नाई स्ट्रीट वाले होमस्टे पर। होमस्टे पहुंचते ही एक गोल्डन रिट्रीवर कुत्ता पागलों की तरह भौंकने लगा, पर उसने उसे रत्ती भर भाव नहीं दिया और मुझे सीधे घसीटते हुए बाथरूम में ले गई। पर लोचा ये हुआ कि चेहरे का वो घटिया मेकअप पानी से साफ ही नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर बेबसी छा गई। बोली, मैं कुछ सामान लेकर आती हूँ, तुम यहीं मेरा वेट करो। मैंने सिर हिला दिया। इसके बाद ही वो बाहर जाने के लिए मुड़ी। मैं चुपचाप उसके जाते हुए कदमों की आवाज सुनता रहा। भागने का इससे बेस्ट चांस दोबारा नहीं मिलने वाला था, पर मेरी किस्मत ही खराब थी। जैसे ही मैंने धीरे से दरवाजा खोला, सामने आन्या खड़ी थी। वो बिना कोई आवाज किए सीधे मेरे बिल्कुल करीब आ गई। अनिकेत, अब कहाँ पतली गली पकड़ने का इरादा है? मैंने हकलाते हुए कहा। मैं कहीं नहीं जा रहा। आन्या मुझे अपनी आंखों के खौफ से कदम दर कदम पीछे धकेलती रही, जब तक कि मैं सीधे बिस्तर पर धड़ाम से नहीं गिर गया। और फिर बिना कुछ बोले वो पलट कर चली गई। उसने चुपके से दरवाजा बंद कर दिया, बिना किसी चिकचिक या बकवास के। उसे पता था कि मैं भागना चाहता हूँ। वो बस एक पल के लिए दरवाजे के बाहर शांत खड़ी रही। उसकी आंखों में गहरी निराशा और एक दर्द था। वो फुसफुसाई, अनिकेत, मैं आखिर तुम्हारा क्या करूं? वो मेकअप रिमूवर लेकर आई और मैंने अपना चेहरा धोकर साफ किया। शायद दिन भर की इस चूहे बिल्ली की दौड़ से थककर मैं बिस्तर पर ऐसे पसर गया जैसे अब कोई अरमान ही बाकी ना बचा हो। हाथ पैर फैलाकर मैं कब गहरी नींद में सो गया, मुझे पता ही नहीं चला। आन्या ने मेरे सोते हुए चेहरे को देखा और धीरे से बुदबुदाई, अनिकेत, तुम्हारा दिल पत्थर का बना है क्या? ऊपर लगा पंखा कुक कुक करके चल रहा था, पर उससे खाक हवा नहीं आ रही थी। थोड़ी ही देर में मेरे माथे पर पसीना चमकने लगा। ये देखकर आन्या ने तुरंत सायरा अपनी सेक्रेटरी को टेक्स्ट किया कि बंदे भेजकर यहाँ एसी लगवाओ। मैसेज मिलते ही उसने तुरंत लेबर भेज दिए। कुछ हट्टे कट्टे आदमियों ने बिना कोई शोर किए कमरे में एसी फिट कर दिया। जब उसने देखा कि मैं अब चैन की नींद सो रहा हूँ, तब जाकर उसे थोड़ी राहत मिली। वो तो सो नहीं रही थी, इसलिए उसने कमरे का सारा सामान टटोलना शुरू किया, पर उसे सिर्फ एक अनजान कैमरा मिला। उसे अंदाजा नहीं था कि मुझे फोटोग्राफी का शौक भी है। वो तो सोचती थी कि वो मुझे अपनी उंगलियों की तरह जानती है, पर अब उसे लग रहा था कि वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। मैं क्या चाहता हूँ, क्यों हमेशा दुम दबाकर भागता रहता हूँ, और मेरे दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स हैं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हालांकि मैं कभी कभी कह देता था कि मैं उसे पसंद करता हूँ, पर हर बार मेरी आंखों में एक अलग ही दर्द और कड़वाहट छिपी होती थी। हैश हैश हैश, वो जड़ी बूटी की दुकान, पहली बारिश और जानलेवा बुखार। अगली सुबह मैं खिड़की के बाहर यूं ही सूनी आंखों से ताकता रहा। जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज आई, मैंने अपनी नजर गेट की तरफ घुमाई। अनिकेत, जाग गए? मेरा उसे कोई भाव देने का मूड नहीं था। मैं इतनी दूर भाग आया, इस सुनसान जगह पर छिप गया। फिर भी ये लड़की हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी थी। तभी तो लोग कहते हैं कि आन्या बड़े ही संकीर्ण दिमाग की जिद्दी औरत है। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वो वहीं खड़ी रही। उसके बदलते मूड को भांपकर मैं एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर अनमने ढंग से आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। आन्या को मनाना बड़ा आसान था। मेरा ये रूप देखते ही उसका चेहरा खिल उठा। वो बोली, मुझे यहाँ आए 3 दिन हो गए, पर अभी तक कस्बे के किसी रेस्टोरेंट में खाना नसीब नहीं हुआ। खाना खाने के बाद आन्या ने देखा कि मैंने प्लेट पूरी साफ कर दी है। मुझे लगा कि खाना खत्म होते ही वो मुझे घसीट कर वापस ले जाने की बात करेगी, इसलिए जब वो कचरा फेंकने बाहर गई तो मैं बिस्तर पर औंधे मुंह गिर गया और बचकानी उम्मीदें लगाने लगा कि काश आन्या मेरी इस हालत पर तरस खाकर मुझे इस बार आजाद कर दे। दरअसल आन्या ने अपने आदमी को टेक्स्ट करके यहाँ का एक ट्रैवल गाइड मंगवाया था। उसे डर था कि कहीं मैं बोर ना हो जाऊं। उसने उसका प्रिंट आउट भी निकलवा लिया ताकि मेरी पसंद पूछ सके। जैसे ही वो दरवाजे से अंदर आई और उसने मुझे बिस्तर के कोने में दुबका हुआ देखा, वो मेरे पास आई और प्यार से मेरे बाल सहलाने लगी। अनिकेत, पिछले कुछ दिनों में कहाँ कहाँ मटर गश्ती की तुमने? मेरा मूड एकदम कबाड़ा था। बात करने की रत्ती भर इच्छा नहीं थी, पर जब आन्या भी हिचकिचाई और कुछ नहीं बोली तो मैंने शांति से कहा, बस यहाँ वहाँ फोटो खींचता रहा, मछलियाँ पकड़ी और कागज की पतंगे भी बनाई। आन्या ने बड़े ध्यान से सुना। उसकी आंखें ट्रैवल गाइड पर थीं और वो पेन से उन जगहों को क्रॉस कर रही थी जहां मैं जा चुका था। फिर उसने पूछा, अनिकेत, क्या आज कुछ स्पेशल करने का मन है? मैं बोलने ही वाला था कि तभी मुझे कुछ याद आया और मेरी आंखों की चमक फिर से गायब हो गई। पहले तो था, पर अब नहीं। मीरा ने बताया था कि पास ही में एक जड़ी बूटी की दुकान है जहां हाथ से चीजें बनाई जा सकती हैं। वहां मच्छरों को भगाने वाले नेचुरल पाउच मिलते हैं। कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने बुरी तरह नोच खाया था, इसलिए मेरा वहां जाने का मन था, पर अब इसकी कोई जरूरत नहीं लगती। मेरा ये रूखापन देखकर आन्या का भी जोश ठंडा पड़ गया। वो बोली, अनिकेत, क्या तुम मेरा भेजा फ्राई करने पर तुले हो? मैं थोड़ा सकपका गया और अब उसकी नजदीकी का विरोध करना बंद कर दिया। वो कभी कभी बेहद डरावनी लगती थी, खासकर तब जब मैं भागता और वो मुझे हाथों दबोच लेती थी। पर जब भी वो मुझे दूर जाने की जिद करते देखती तो वो अंदर से टूट जाती थी। उसका वो खामोश चेहरा हमेशा मेरे दिल पर बोझ बन जाता था। समझ नहीं आता था कि ये गिल्ट है या कोई अजीब सा प्रेशर। वो बोली, अनिकेत, मुझे इग्नोर मत करो।
तुम्हें क्या चाहिए? जो भी मांगोगे मैं सब ला कर दूंगी। मैंने अपनी आंखें थोड़ी घुमाई और दिल में हिम्मत जुटाकर बोल ही दिया, मुझे डिवोर्स चाहिए। आन्या ने शायद साफ सुना नहीं, वो अभी भी प्यार से मेरा हाथ पकड़े हुए थी। मेरे दिल पर अचानक भारी दबाव महसूस हुआ। मैंने अपना गला साफ किया और नॉर्मल आवाज में दोबारा बोलने की तैयारी की, पर जैसे ही मैं मुंह खोलने वाला था, मेरी नजर आन्या की उन गहरी पजेसिव आंखों से टकरा गई। मेरा दिल 2 पल के लिए थम गया और जो शब्द मुंह से निकलने वाले थे वो वापस पेट में चले गए। मैं यहाँ वहाँ आंखें चुराने लगा और काफी देर बाद बोला, मुझे बस कुछ देर अकेला छोड़ दो। आन्या कुछ नहीं बोली, बस बेइंतहा मायूसी से मुझे देखती रही। न जाने कितना वक्त गुजर गया, आखिरकार वो धीरे से बुदबुदाई, क्या इतना भी हक नहीं है मुझे? मुझे अचानक एक अजीब सा गुस्सा आया, जैसे कोई भूत सवार हो गया हो। मैंने उंगली से उसके माथे पर हल्का सा प्रहार किया, पर किसे पता था कि वो मेरी उंगली ही पकड़ लेगी। मेरी आंखों में गिल्ट का एक झटका लगा और मैंने फिर नजरें फेर लीं। मेरा ये हाल देखकर आन्या का दिल फिर से पिघल गया। मैं उसके लिए एक ऐसा नशा था जिसका कोई तोड़ नहीं था। मेरा हर एक कदम उसके दिल को कंट्रोल करता था। वो एक ठंडी सांस लेकर बोली, अनिकेत, कोई दूसरा विश मांगो जो मुमकिन हो। इसे मांगने का क्या फायदा? उसने मुझे देखा, कुछ सोचा और फिर जैसे कोई बड़ा फैसला कर लिया हो बोली, अगर तुम्हारी डिमांड हद से ज्यादा ना हो तो इस बार तुम जो कहोगे मैं मान जाऊंगी। मैंने चमकती आंखों से उसे देखा और भारी आवाज में पूछा, मैं यहाँ कितने दिन और रुक सकता हूँ? उसने कहा, 2 दिन। मैंने कहा, 2 दिन में तो मेरा मन भी नहीं भरेगा। वो बोली, 1 हफ्ता काफी है। फिर खुद ही बड़बड़ाई, नहीं 1 हफ्ता बहुत ज्यादा है। क्या पता अनिकेत के पर निकल आए। अगर उसे इस जगह से प्यार हो गया और वो मेरे साथ वापस नहीं जाना चाहे तो मेरा तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। 1 हफ्ता इतनी जल्दी बीत जाता है क्या? 1 हफ्ता तो मुझे अपनी वसीयत लिखने के लिए ही चाहिए। क्या आन्या को सच में इतनी जल्दी मची है? पक्का उसका वो पुराना आशिक उसे परेशान कर रहा होगा, तभी तो वो इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर मुझ जैसे मामूली बंदे को ढूंढने यहाँ तक चली आई। वो मुझे बहुत ज्यादा भाव दे रही थी। आन्या ये सब सिर्फ मेरा शक दूर करने के लिए कर रही थी। काफी देर चुप रहने के बाद मैं आखिरकार बोला, तो फिर इन कुछ दिनों में तुम मेरे ज्यादा करीब नहीं आओगी और मैं जो भी करूं तुम बीच में टांग नहीं अड़ाओगी। उसने मन ही मन सोचा, अभी आंखों के सामने है फिर भी पास नहीं जा सकती, ये मुझे मंजूर नहीं है। पर अनिकेत जिस तरह मासूम आंखों से देख रहा है, उफ, चलो ठीक है, जुबान दे दी है तो पीछे नहीं हटूंगी। इस बार इसकी मर्जी चलने देती हूँ। मैंने पहाड़ों में छिपी उस जड़ी बूटी की दुकान पर जाने का फैसला किया। आखिर मुझे यहाँ 3 दिन और काटना था और मैं मच्छरों का लंच नहीं बनना चाहता था। होमस्टे का मैनेजर बोला, ठीक है, मैं आप दोनों को ऊपर ले चलता हूँ। जैसे ही मैंने सिर घुमाया, देखा कि आन्या दरवाजे पर मुंह फुलाए खड़ी थी। मैंने एक नकली मुस्कान दी, रूखेपन से मुंह फेरा और चुपचाप मैनेजर के पीछे चल दिया। आन्या गुस्से में दांत पीस कर रह गई। आखिरकार वो मेरी पीठ पीछे बस एक चिढ़ाने वाला चेहरा ही बना सकी और हार मानकर मेरे पीछे पीछे चल पड़ी। उसकी बड़बड़ाहट दूर तक सुनाई दे रही थी। जब वो पास आई तब साफ सुनाई दिया कि वो कह रही थी, क्या आप 2 केबल कार के डिब्बे खोल सकते हैं? मुझे अलग बैठना है। मैनेजर बोला, नहीं मैडम, आप दोनों के लिए खोलना ही नियमों के खिलाफ है। वो चिढ़ गई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, जिससे मेरी जान हलक में आ गई। जैसे ही मैनेजर थोड़ा दूर गया, मैंने तुरंत आन्या को धक्का दिया और अकेले केबल कार के अंदर घुस गया। पर आन्या ढीठ थी, वो भी पीछे पीछे अंदर आ गई। सामने की सीट खाली होने के बावजूद वो जबरदस्ती मुझसे चिपक कर बैठ गई। मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर आन्या जो चेहरे पढ़ने में उस्ताद थी, उसने ऐसे नाटक किया जैसे उसे कुछ दिख ही नहीं रहा हो। मेरी ठंडी सांसों और आंखों को उसने पूरी तरह इग्नोर कर दिया और बोली, डार्लिंग, क्या मैं इस मैनेजर को नौकरी से निकलवा दूं? प्लीज अब अपना मूड कबाड़ा मत करो, ठीक है? मैंने खड़े हुए उस केबल कार मैनेजर की तरफ एक नजर डाली और कहा, कोई जरूरत नहीं है। वो बोली, हबी, तुम बाहर वालों के लिए इतने शरीफ और दयालु बन जाते हो तो मेरे लिए थोड़ी सी नरमी क्यों नहीं दिखा सकते? मैंने चुपचाप उसे देखा। क्या मजाक है? तुम जैसी रईस खानदान की लड़की, जिसके पास सब कुछ है और जिसके पूरे घर वाले उसे पलकों पर बिठा कर रखते हैं, तुम्हें भला किस नरमी की जरूरत है? पूरे रास्ते सन्नाटा रहा और जैसे ही केबल कार रुकी, मैं जल्दी से नीचे उतरा और आन्या को काफी पीछे छोड़ दिया। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे अचानक ब्रेक लगाना पड़ा, क्योंकि रास्ता ढूंढने के मामले में मैं पैदाइशी अंधा हूँ। वो पीछे से तंज कसते हुए बोली, अनिकेत, क्या किसी अनजान के घर मेहमान बनने का इरादा है? मैंने शर्मिंदगी से अपनी नाक खुजलाई। जब मैं यहाँ आया था तो मीरा ने मुझे वार्न किया था कि इस पहाड़ी इलाके में लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं। अगर कोई बिना पूछे उनके घर में घुसा तो गाली खाना तो छोटी बात है, लोग चोर समझकर सीधे लठ मारते हैं। मेरा ये ड्रामा देखकर आन्या 2 सेकंड के लिए रुकी और बोली, जल्दी चलो। जैसे ही मैं वापस मुड़ा, वो मेरे पीछे हो ली। मैंने नक्शा निकाला और उसके हाथ में थमा दिया, क्योंकि पहाड़ पर नेटवर्क का डांडिया चल रहा था और एप्स पूरी तरह फेल थे। आन्या का डायरेक्शन सेंस गजब का था। जब वो रास्ता दिखा ही सकती थी तो उसका फायदा क्यों ना उठाया जाए। वो जड़ी बूटी की दुकान एक पुरानी हवेली जैसी थी, जिसमें से प्राचीन काल की खुशबू आ रही थी। जैसे ही मैं मालिक के पीछे अंदर जाने लगा, पीछे से किसी ने मुझे पकड़ लिया। आन्या ने शांत चेहरे के साथ मेरे बिखरे कपड़े ठीक किए। मैं 2 सेकंड के लिए सुन्न हो गया। दिल में एक अजीब सी फीलिंग जाग उठी। अंदर से मालिक की आवाज आई, अंदर आ जाओ। मैंने कहा, जी, और फुर्ती से अंदर चला गया। अंदर काफी बड़ी जगह थी और तरह तरह की दवाइयाँ छोटे छोटे दराजों में सलीके से रखी थी। मुझे देखकर ही मजा आ गया। जैसे ही मैं बैठा, आन्या भी पीछे पीछे आकर ठीक मेरे बगल में जम गई।
मैंने मालिक को अपनी परेशानी बताई। मालिक ने बगल की टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस टेबल पर सारा सामान रेडी है, तुम खुद ट्राई कर सकते आछते हो। खुशबूदार पाउच बनाने के कुछ तरीके वहाँ लिखे हैं। पास ही में इंस्ट्रक्शन शीट भी थी। मैंने मालिक से टूल बॉक्स ले लिया। आन्या ने भी समझदारी दिखाते हुए मुझे तंग नहीं किया। उसने टेबल पर लिखे तरीकों को देखा और चिमटी से प्लेट में से दवाइयाँ उठाकर तोलने लगी। वो इतनी एक्सपर्ट क्यों लग रही थी? आन्या ने मेरे चेहरे के हाव भाव भांप लिए और मुस्कुराते हुए बोली, भले ही मैंने कभी ऐसा पाउच ना बनाया हो, पर बचपन में मैं इंटरनेट से सीखकर रोज खुजली वाला पाउडर और ऐसी ही उल्टी सीधी चीजें बनाती रहती थी। 2 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार मैंने खुद एक शानदार पाउच तैयार कर लिया। मुझे अचानक एहसास हुआ कि इस वक्त अपनी खुशी शेयर करने के लिए मेरे पास सिर्फ आन्या ही थी। मैंने कहा, मैंने इसे बना लिया। वो अपनी भहें चढ़ाकर तारीफों के पुल बांधते हुए बोली, वाह, मेरा अनिकेत तो बड़ा टैलेंटेड निकला। एक जमाना था जब मेरी लाइफ भी खुशहाल थी, पर 18 साल का होते ही मेरे पेरेंट्स भलाई के नाम पर मुझे बिना बात के ताने मारने लगे। यहाँ तक कि दूसरों के साथ मिलकर मुझ पर झूठे इल्जाम भी लगाए। पुरानी यादें दिल में ताजा हुई तो मैंने मालिक के आने से पहले टेबल साफ करने के लिए कपड़ा उठाया। आन्या ने तुरंत मेरे हाथ से वो कपड़ा छीन लिया और बोली, अनिकेत, ये काम मुझ पर छोड़ दो, तुम जाओ और उस कोने में आराम से बैठो। मैं उसे पागलों की तरह देखता रहा। मेरी टेबल तो किसी कचरे के ढेर जैसी फैली थी, पर दूसरी तरफ आन्या की टेबल इतनी साफ सुथरी थी जैसे वहां किसी ने हाथ भी न लगाया हो। तभी लकड़ी के फर्श पर कदमों की आहट हुई तो मैंने घबराकर फुसफुसाते हुए कहा, जल्दी साफ करो इसे। आन्या ने बदमाशी भरी मुस्कान दी और अपना चेहरा ठीक मेरे पास ले आई। तो पहले एक किस करो। मैं टस से मस नहीं हुआ। वो बोली, अगर किस नहीं करोगे तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा और बिना मोटिवेशन के मैं टेबल साफ नहीं करूंगी। ये कहते हुए उसने अपना हाथ मेरी कलाई पर रख दिया। मालिक को आता देख मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैंने झुककर उसके गाल पर एक छोटा सा किस कर दिया। आन्या का दिल तो साला गार्डन हो गया और वो फुर्ती से टेबल साफ करने लगी। मालिक काफी दिलदार आदमी था। उसने हम दोनों के पाउच पैक किए और साथ में एक मोमबत्ती का डिब्बा और एक तेल की बोतल गिफ्ट में दे दी। मैंने कहा, थैंक यू बॉस, और सामान रख लिया। मालिक का एक बेटा भी था। जब हम दोनों उसके साथ खाने की टेबल पर बैठे थे तभी वो लड़का बाहर से आया। उसने एक डार्क शर्ट पहनी थी और चिल्लाया, बुड्ढे, देखो आज मैं क्या लाया हूँ। पर जैसे ही उसकी नजर हम दोनों अजनबियों पर पड़ी, उसके ब्रेक लग गए और वो तुरंत दुम दबाकर बाहर भागा। जब वो दोबारा अंदर आया तो उसका हुलिया एकदम सुधरा हुआ था। शरीफों की तरह आकर मालिक के बगल में बैठ गया। आन्या ने मुझे और उस लड़के को देखा और बोली, बिल्कुल मेरे अनिकेत की तरह, दोनों पल भर में रंग बदलते हैं, पर मेरा अनिकेत तो हर हाल में हैंडसम लगता है। हम चारों चुपचाप अपना खाना खाने लगे। पूरा कमरा एकदम शांत था। भले ही मैं मेहमान था, पर मुफ्त का खाना खा रहा था तो चुपचाप बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। आन्या 2 सेकंड के लिए रुकी और फिर झटके से मेरे हाथ से जूठी प्लेट छीन ली। बोली, मैं धो देती हूँ। मैं दंग रह गया। जिस अमीर लड़की ने आज तक कभी ठंडे पानी में उंगली ना डुबोई हो, वो बर्तन मांज रही थी। मेरे खुराफाती दिमाग ने तुरंत सोचा कि जब ये एक रिप्लेसमेंट के लिए इतना गिर सकती है तो जब इसका असली आशिक सामने आएगा तो क्या ये उसके पैरों में गिर जाएगी। मैंने कोने से झाड़ू उठाई और फर्श साफ करने लगा। बर्तन धोते हुए आन्या बीच बीच में मुड़कर मुझे ताक रही थी। उसने अपने हाथ का पानी झटका, मेरे पास आई और मेरे हाथों को उलट पुलट कर चेक करने लगी। जब उसने देखा कि कोई खरोच नहीं है तब जाके उसने राहत की सांस ली। मैं उसे पागलों की तरह देखता रहा। समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या दौरा पड़ा है। झाड़ू ही तो लगा रहा था। उसे वापस बर्तन धोते देख मैंने राहत की सांस ली और काम में लग गया। पर तभी मेरे दिमाग में एक बत्ती जली कि आन्या का ये सारा प्यार सिर्फ मुझे जाल में फंसाने का एक नाटक है ताकि मैं अपना डिफेंस ढीला कर दूं। और सच कहूं तो उसका ये नाटक कामयाब भी हो रहा था, क्योंकि अनजाने में मैं उस पर डिपेंड होने लगा था। इसी सोच में डूबा मैं अपनी भौहें से कोड़े खड़ा था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कोई मेरे पीछे आ गया है। तभी मेरे कान पर एक गर्म सांस महसूस हुई। अनिकेत, मैं चौंक गया। मुड़कर देखा तो आन्या मेरा हाथ पकड़ने की फिराक में थी। मैं तुरंत लपक कर आंगन के दूसरे कोने में चला गया। वहां और भी लोग थे, इसलिए आन्या कुछ कर नहीं सकती थी। उसका चेहरा करेले जैसा कड़वा हो गया। वो मन ही मन बुदबुदाई। अब समझ आया कि लोग प्यार में तड़पने की बात क्यों करते हैं। मेरा दिल बहुत दुखी है। मैं वही बेवकूफ हूँ जो एक तरफा प्यार में अंधी होकर खुद को कुएं में धकेल रही हूँ। मुझे खाक अंदाजा नहीं था कि उसकी खोपड़ी में इतनी कहानियां चल रही हैं। झाड़ू लगाने के बाद मैंने खुद को वार्न किया कि अलर्ट रहना है, इसकी बातों में नहीं आना है। मैं जानबूझकर उससे दूरी बनाने लगा। और जब मालिक ने सोने का अरेंजमेंट पूछा तो मैंने साफ कह दिया कि हमें 2 अलग कमरे चाहिए। आन्या समझ गई कि अनिकेत उसे इग्नोर कर रहा है। वो रोते हुए सोचने लगी, धत तेरे की, कल रात ही मुझे इसे जबरदस्ती घसीट कर घर ले जाना चाहिए था। मालिक ने हमारे लिए पास वाले 2 कमरों का इंतजाम कर दिया, जिनकी खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी। पर किसे पता था कि आधी रात को अचानक बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी, जिससे मेरी नींद खुल गई। मैंने सोचा क्या मुझे आन्या को चेक करना चाहिए, क्योंकि वो बिजली कड़कने से बहुत डरती थी। उधर अगले कमरे में आन्या भी पूरी तरह जाग रही थी। जैसे ही उसने दबे पांव मेरे कमरे में घुसने की सोची, मैं खुद दरवाजे पर खड़ा मिल गया। हाथों पकड़ी गई वो। मैंने कहा, अंदर आ जाओ। ये सुनते ही उसकी बत्ती सी खिल गई। सोचने लगी, मुझे पता था अनिकेत के दिल में मेरे लिए थोड़ी जगह तो है। खैर, मेरा प्लान तो उसे अगले दिन चले जाने को कहने का था,
पर लोचा ये हुआ कि मेरी आंख देर से खुली और मुझे तगड़ा बुखार चढ़ गया। जब मैंने धीरे से आंखें खोली तो सामने आन्या की मुस्कुराती हुई आंखें थीं। मेरा दिल जोर से धड़का, पूरा बदन टूट रहा था। जैसे ही मैंने उठने की कोशिश की, वो लपक कर बेड के किनारे बैठ गई। हबी, क्या तुम जाग गए? वो बेहद खुश थी। मैंने भारी पलकें उठाई पर सिर ऐसा घूमा कि मैं वापस तकिए पर गिर गया। आन्या समझ गई कि दाल में कुछ काला है। वो घबरा गई। अरे बाप रे, अनिकेत का माथा तो तवे जैसा जल रहा है। वो तुरंत भागती हुई बाहर निकली। दुकान पर सिर्फ कल वाला लड़का मौजूद था। उसने कहा, गुड मॉर्निंग दीदी। आन्या ने घबरा कर पूछा, क्या आसपास कोई अस्पताल है? वो मन ही मन सबसे बुरे के लिए तैयार थी कि इस बीहड़ में अस्पताल कहाँ से मिलेगा। लड़का चौंक गया और अपना सामान छोड़कर बोला, मेरे पीछे आओ। आन्या बिना सोचे समझे उसके पीछे भागने लगी। थोड़ी ही देर में उन्हें एक घर मिला जिस पर क्लिनिक का बोर्ड लटका था। लड़के ने कुंडी खटखटाई, पर जब कोई हलचल नहीं हुई तो उसने चालाकी से दरवाजे की दरार में छिपी चाबी निकाली और ताला खोलकर अंदर घुस गया। अंदर एक डॉक्टर अम्मा दादी बैठी थी। लड़के ने आगे बढ़कर उनके हाथ से सामान हटाया और आन्या ने पूरी कहानी सुनाई। वो अम्मा अपना झोला उठाकर हमारे कमरे की तरफ चल दी। जैसे ही वे बेड के पास पहुंचे, मैंने बेहोशी में आन्या की शर्ट कसकर पकड़ ली। उसने मेरा हाथ सहलाया। अच्छे बच्चे बनो, डॉक्टर अम्मा को चेक करने दो, ठीक है? जैसे ही वो मेरे पास झुकी, उसे मेरी बड़बड़ाहट सुनाई दी, मुझे छोड़कर मत जाओ। ये सुनकर आन्या का दिल पूरी तरह पिघल गया, पर तभी मेरे मुंह से एक और भारी आवाज निकली, थैंक यू। वो आवाज इतनी बेबसी और दर्द से भरी थी कि आन्या का आधा जोश वहीं ठंडा पड़ गया। उसने जो सांत्वना देने का सोच रखा था वो बात अंदर ही दबा ली। थर्मामीटर में बुखार पूरे 39 डिग्री था। अम्मा ने शांति से जड़ी बूटी का काढ़ा और दवाई निकाली और बोली, ये दवाइयाँ मैं हर साल इमरजेंसी के लिए रखती हूँ, इसे टाइम पर दे देना और अल्कोहल से इसके माथे और हथेलियों को पोंछते रहना। ध्यान रखना, कोई दिक्कत हो तो बगल में आ जाना। लड़के को वहाँ रुकना अजीब लगा तो वो भी अपनी दादी के पीछे खिसक लिया। वो लड़का बाहर आंगन में बैठकर सोचने लगा कि ये दोनों हर वक्त एक दूसरे से चिपके रहते हैं। अगर इनका कोई बच्चा हुआ तो कितना प्यारा होगा। दीदी तो सच में प्यार में पागल हैं। पर आन्या के दिमाग में अभी बच्चे का कोई ख्याल नहीं था। आन्या ने अपने दांत भींचे और खुद का ही भेजा फ्राई करने लगी कि लाइफ पहले ही झंड तय है तो खुद को झूठी दिलासा ही दे लूं। उसने सोचा, मेरा हबी पक्का मानता है कि मेरे दिल में कोई और है और मैं शादी के बाद भी उस पुराने आशिक के सपने देखती हूँ। ये बात अगर बाहर गई तो थुथु हो जाएगी। उसे याद आया कि शादी के पहले हफ्ते में ही उसने बाहर ढिंढोरा पीट दिया था कि उसका हबी उस पर मरता है और उसके बिना रह नहीं सकता। और इस बार भी उसने झूठ बोला था कि हम एनिवर्सरी मनाने जा रहे हैं। भले ही लोग उनकी जोड़ी की तारीफ करते नहीं थकते थे, पर वो जानती थी कि अनिकेत उसके साथ टिकने का कोई इरादा नहीं रखता। मौका मिलते ही दुम दबाकर भागने की फिराक में रहता है। खुद को तसल्ली देने का उसका ये पैंतरा फेल हो गया और उसका चेहरा और मायूस पड़ गया। जब मेरी आंख खुली तो मुझे समझ नहीं आया कि बात कैसे शुरू करूं, इसलिए मैंने चुपचाप आंखें बंद करके सोने का नाटक किया। आन्या अल्कोहल से मेरी हथेलियां पोंछ रही थीं, एकदम आराम से, ताकि मैं हिलूं ना। उसने भारी आवाज में पूछा, जाग गए क्या? उसकी आवाज सुनकर मैं डर गया। मैंने आंखें खोलकर देखा तो पाया कि आन्या का हुलिया बदला हुआ था। जो लड़की हमेशा टिप टॉप रहती थी, उसके बाल बिखरे थे और चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, पर फिर भी वो कयामत लग रही थी। मैंने अपनी नजरें हटा ली। दिल में अजीब सी हलचल मचने लगी। उसने मेरा बुखार चेक करने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने झटका मारकर सिर पीछे कर लिया। ये देखकर उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। पर कल ही उसने वादा किया था कि वो जबरदस्ती नहीं करेगी, इसलिए उसने मुझे किस नहीं किया, वरना मेरी नजर में उसकी इमेज और खराब हो जाती। आखिरकार उसने अपना माथा मेरे माथे से छुआया और बोली, अब बुखार थोड़ा कम है। मैं खामख्वाह डर रहा था, वो बस बुखार नाप रही थी। उसने मुझे कंबल से ढका और बोली, अनिकेत अच्छे बच्चे की तरह रुको, मैं खाना लाती हूँ। यहाँ के लोग दिन में बस 2 बार खाते थे, इसलिए आन्या ने किचन उधार लेकर मेरे लिए हरी सब्जियों का दलिया बनाया। उसे फूंक मारकर ठंडा किया और अपने हाथों से चम्मच से मुझे खिलाने लगी। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब मैं एक बार बहुत बीमार पड़ा था। उस वक्त मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप दर्द सहता रहा। पर जब उसे पता चला और वो मुझे अस्पताल ले गई तो उसने मेरे लिए पूरा डाइट प्लान बनवा दिया था। एक न्यूट्रिशनिस्ट और जिम ट्रेनर रख दिया था ताकि मेरी बॉडी मजबूत हो सके। उसने पूछा, और खाओगे? मैं होश में आया और बोला, नहीं। बस वो बर्तन धोने बाहर चली गई। मैं उसकी पीठ को देखता रहा और एक ठंडी सांस ली। मुझे पता था कि मुझे इस जाल में नहीं फंसना है, पर मेरा दिल साला पिघल रहा था। एक बार धोखा खाने के बाद भी मेरा दिल सुधरने का नाम नहीं ले रहा था और मैं फिर से उम्मीद लगा रहा था कि कोई मुझे बिना किसी स्वार्थ के सच्चा प्यार करे। मेरा कोई इलाज नहीं था। 1 घंटे बाद डॉक्टर अम्मा ने मेरे माथे पर हाथ रखकर देखा। अभी भी हल्का बुखार था। उन्होंने कहा, दवाई टाइम पर लेना, खुद को ढक कर रखना और ठंड मत लगने देना। मैंने सिर हिलाया। आन्या दवाइयाँ लेने उनके पीछे चली गईं और शाम ढले वापस आईं। सुबह से मेरा बदन ढीला था और वो साए की तरह मेरे पास बैठी रही। बोली, अनिकेत चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। वो बस मेरा ध्यान खींचना चाहती थी। दोपहर की नींद के बाद मेरी तबीयत थोड़ी सुधरी। मैंने जम्हाई ली और बेड से उतरा। आवाज़ सुनकर आन्या ने तुरंत हाथ पोंछे और मुझे कसकर गले लगा लिया। नींद पूरी हो गई? मैंने धीरे से कहा, और अपनी सूखी आंखें मलने लगा। उसने पूछा, आज ही निकलना है या कल चलें?
आन्या ने मेरा कॉलर ठीक किया। मुझे अचानक याद आया कि केबल कार आज खुली होगी या नहीं, क्योंकि उस मैनेजर का बर्ताव देखकर लग रहा था कि टाइम छूट गया तो वो दोबारा कार चालू नहीं करेगा। मैंने कहा, लास्ट राइड शाम 5 बजे है। मेरा हाथ ठंडा देखकर उसने मुझ पर एक जैकेट डाल दी और बोली, मैं ज्यादा लफड़ा नहीं चाहती और यहाँ रुकने पर तुम्हें नींद भी नहीं आएगी, इसलिए आज ही चलते हैं। मैंने लड़के के पास जाकर उसे थैंक यू कहा और कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिए। लड़के ने एक बड़ा सा थैला ढूंढा और उसमें यहाँ की स्पेशल चीजें भरकर मुझे थमा दी। बोला, जो भी हमारे यहाँ आता है पापा हमेशा उसे एक्स्ट्रा गिफ्ट देने को कहते हैं। मैंने मना किया पर उसका जोश ठंडा नहीं हुआ। सामान लेकर मैं केबल कार की तरफ बढ़ा। पहाड़ के नीचे पहुंचने से पहले ही मुझे वो काली कार गली के मुहाने पर खड़ी दिखी। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और आन्या की तरफ देखा। हमारी बात क्या हुई थी? आन्या ने मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोली, तुम्हारे बदन से पसीने की बदबू आ रही है, पहले चलकर नहाओ। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मैं भूल गया था कि उसे सफाई का तगड़ा भूत सवार रहता था, पर मेरे मिलने के बाद ही उसकी ये बीमारी थोड़ी ठीक हुई थी। उसने मुंह फुलाकर मुझे घूरा। ये सब तुम्हारी वजह से है। हमेशा आवारा कुत्ते की तरह गंदे कोनों में घुस जाते हो और जब पकड़े जाते हो तो मासूम आंखें दिखाते हो, जिससे मेरा दिल पिघल जाता है। सच में बड़े इरिटेटिंग हो। मैं थोड़ा झेंप गया और कुछ नहीं बोला। होमस्टे पर पानी का प्रेशर इतना घटिया था कि नहाते नहाते गर्म पानी गायब हो जाता था। यहाँ आने के बाद मैं सिर्फ 2 बार नहाया था और उसकी हालत भी मुझसे बेहतर नहीं रही होगी। ड्राइवर कार के सामने खड़ा वेट कर रहा था। हम दोनों को साथ बाहर आते देख वो दंग रह गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि यंग मास्टर सच में कमाल हैं, जो यंग मिस्ट्रेस को उंगलियों पर नचाते हैं। लोहे को लोहा ही काटता है। उसने झुक कर कार का दरवाजा खोला। यहाँ आने से पहले जब उसने मालकिन का रौद्र रूप देखा था तो उसे लगा था कि इस बार वो सख्त रहेंगी, पर अब तो मालकिन की आंखों में सिर्फ हबी का ही साया सवार था। वो सोच रहा था कि यंग मास्टर को इतनी बड़ी लॉटरी लगी है, फिर भी नखरे दिखा रहे हैं। पहले लगा था कि यंग मास्टर के आने से मालकिन सुधर जाएंगी, पर शादी के 1 महीने बाद ही उन्होंने भागने का ड्रामा शुरू कर दिया। मैं और आन्या कार में बैठ चुके थे, पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैंने मुड़कर देखा तो ड्राइवर दरवाजे के पास खड़ा कोई गहरी सोच में डूबा था। मैंने चिल्लाकर कहा, वहाँ स्टैचू बनकर क्यों खड़े हो? आवाज सुनकर वो होश में आया और फुर्ती से कार में बैठ गया। पता चला कि आन्या का पास के शहर में एक आलीशान विला था। पहले उसका प्लान राजधानी में रहकर काम निपटाने का था ताकि मैं अकेले रिलैक्स कर सकूं, पर वो बोली, जिस रात तुम गए मेरी नींद उड़ गई, इसलिए अगले ही दिन मैं भाग कर यहाँ आ गई। मुझे डर था कि अचानक सामने आने से तुम पैनिक ना हो जाओ, इसलिए मैंने पास में ही एक विला खरीद लिया और कुछ लोकल लोगों को नजर रखने को कहा ताकि तुम सेफ रहो। मेरा तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। कार विला के सामने रुकी और वो बोली, अनिकेत उठो, हम पहुंच गए। हैश 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 जलन, वो पुराना आशिक और हकीकत का पर्दाफाश। नहा धोकर कपड़े बदलने के बाद लगा कि बदन में नई जान आ गई है। हम दोनों सोफे पर बैठ गए। आन्या बिना पलक झपकाए मुझे ताक रही थी। उसका मन था कि वो मेरे और करीब आए। वो मन ही मन पछता रही थी कि उसने मुझसे वो अजीब शर्त क्यों मानी कि वो मेरे करीब नहीं आएगी। मैंने उसकी नीयत भांप ली और तुरंत बोला, बिल्कुल नहीं। उसने छत की तरफ देखा और दिल में चिल्लाई, हे भगवान, हबी बगल में है पर मैं उसे किस नहीं कर सकती। यह क्या बकवास है? उसकी आंखों में गुस्सा था। उसका यह रूप देखकर मुझे थोड़ी हंसी आई, पर तभी मुझे उसके पुराने आशिक की याद आ गई। मेरी मुस्कान गायब हो गई और दिल में एक तीखा दर्द हुआ। आन्या सच में एक शातिर औरत थी। दिल में कोई और था, फिर भी मेरे सामने इतनी मासूम बनती थी। वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी? गुस्से में मैं उठ खड़ा हुआ ताकि उससे दूर जा सकूं, पर उसने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया। किचन में तुम्हारी पसंद का खाना बना है अनिकेत, चलो खाना खाते हैं। ड्राइवर लिविंग रूम में बैठा मुस्कुराते हुए काम कर रहा था। तभी उसकी नजर आन्या पर पड़ी। वो फुर्ती से उठा। मैं बहुत आराम से खाना खा रहा था। बचपन से मेरी आदत धीरे खाने की थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा आखिर में खाना देते थे। धीरे खाने का मतलब था भूखे रहना, जिससे मेरा पेट खराब रहने लगा था। पर आन्या से शादी के बाद उसने मेरा पूरा ख्याल रखा, कभी मुझे कोई कमी नहीं होने दी, इसलिए मेरी ये धीरे खाने की आदत वैसी ही रही। खाना खत्म करके वो और ड्राइवर बिजनेस की बातें करने लगे। उन्होंने मुझे पराया नहीं समझा। आन्या ने जो आखिरी फल छील कर दिया था उसे खाकर मैंने चम्मच रख दी। मेरा पेट भर गया। उसने मेरे सामने सूप का कटोरा रखा और बोली, हल्का सा सूप पी लो ताकि खाना पच जाए। वो मुझे लगातार ताकती रही। जब मैंने सूप पीना शुरू किया तब जाकर उसने सुकून से अपनी नजरें हटाई। खाना खाकर मैं बेडरूम में चला गया। बेड पर लेटे लेटे मैंने अपना दिमाग दौड़ाना शुरू किया। 5 दिन बाद आन्या मुझे वापस राजधानी ले जाने वाली थी और मुझे नहीं पता था कि वहाँ मेरे साथ क्या होने वाला है। इन कुछ दिनों में वो साई की तरह मेरे पीछे रही, जिससे मुझे भागने का कोई चांस नहीं मिला, पर मुझे भागना ही होगा। किसी भी कीमत पर उसके चंगुल से निकलना होगा। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि जो पेरेंट्स मुझसे इतना प्यार करते थे वो अचानक विलन कैसे बन गए, और मुझे ये भी नहीं पता कि आन्या का वो पुराना आशिक कितना बड़ा सुरमा है कि वो उसे भूल ही नहीं पा रही। मैं अभी सोच ही रहा था कि आन्या अंदर आई और मुझे खोया हुआ देखकर बोली, अनिकेत क्या सोच रहे हो? मेरी सोच का कबाड़ा हो गया। मैंने आंखें खोली और उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं। मुझे जवाब देते देख उसका मूड थोड़ा अच्छा हो गया। बोली, अनिकेत अब भागना बंद करो ना प्लीज, तुम्हें जो चाहिए मैं सब ला कर दूंगी। ये डायलॉग सुन सुनकर मेरे कानों में छाले पड़ गए थे। सुनना एक बात है और यकीन करना दूसरी।
पहले मैं इन बातों पर खुश हो जाता था कि वो मेरे बिना रह नहीं सकती, पर अब मुझे इस पर सिर्फ हंसी आती थी। उसकी बातें सिर्फ सुनने में अच्छी लगती थी। मुझ जैसा बेवकूफ ही पहले इन पर आंख बंद करके भरोसा कर लेता था। मुझे रत्ती भर भी नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर पड़े रहने के बाद मैं उठ बैठा और आर्म चेयर पर बैठकर फोन में न्यूज देखने लगा। उसने पूछा, नींद नहीं आ रही? आन्या की नींद बहुत कच्ची थी। वो मेरी हर हरकत ताड़ लेती थी। उसे भी उठते देख मैंने तुरंत कहा, तुम मेरी फिक्र मत करो, चुपचाप सो जाओ। उसने मुंह फुलाया। अभी बगल में नहीं लेटेगा तो मुझे नींद कैसे आएगी? अपने धड़कते दिल को काबू में रखकर मैं वापस बेड पर आ गया। ये देखकर वो मुस्कुराई और आगे बढ़कर मेरे गले में बाहें डाल दी। बेस्ट हबी। मैं बस कोई नया लफड़ा नहीं चाहता था, ताकि उसे ये ना लगे कि मैं फिर से रफू चक्कर होने के इरादे में हूँ। कमरे में फिर से अंधेरा छा गया। मैंने फोन की ब्राइटनेस एकदम कम की और मेरी फैमिली के लफड़ों वाली एक न्यूज पढ़ने लगा। वो पोस्ट 2 दिन पुरानी थी, यानी ठीक उसी दिन की जब मैं भागा था। अगले कुछ दिन मैं काफी बिजी रहा। आखिरी दिन मेरा कोई प्लान नहीं था, पर तभी मेरी मुलाकात राहुल से हुई, जो एक टोकरी मांगने आया था। वो बोला, मीरा जरा टोकरी देना, मैं जंगली फल तोड़ने जा रहा हूँ। मुझे इंटरेस्टेड देखकर उसने तपाक से कहा, हैंडसम भाई चलोगे क्या साथ? मैं तुरंत मान गया। उसने अपनी साइकिल पैडल की और इशारा करते हुए बोला, जगह थोड़ी दूर है, हमें ठेले से जाना होगा। जैसे ही मैं ठेले पर बैठा, आन्या का गोरा हाथ सामने आ गया। मैंने कहा, तुम भी आ रही हो? मेरी बात सुनकर उसने मुंह बना लिया और सोचने लगी, क्या मजाक है? अनिकेत ने मुझे अपने प्लान में गिना तक नहीं। मैं क्या कोई बिन बुलाई बारात हूँ जो पीछे पीछे आ जाऊंगी? इस पर राहुल ने दांत भींचकर मेरे सपोर्ट में कहा, दीदी इस ठेले पर इतने लोग नहीं आ पाएंगे। आन्या ने उसे एक टेढ़ी नजर से घूरा और फुर्ती से ठेले पर चढ़कर मेरे बगल में जम गई। बोली, कौन है तेरी दीदी? अनिकेत, जहाँ तुम जाओगे मैं तो वहीं आऊंगी। मुझे तुम्हें अकेले पहाड़ों में भेजने में डर लगता है, रास्ते बड़े खतरनाक हैं। मैं साथ रहूंगी तो जरूरत पड़ने पर मदद कर पाऊंगी। वो जंगली फल झाड़ियों में लदे हुए थे। दूर से पूरा पहाड़ लाल रंग जैसा दिख रहा था। पहाड़ी रास्ते के झटकों की वजह से मेरा जी मिचलाने लगा। ये देखकर आन्या ने तुरंत मेरे मुंह में एक टॉफी डाली और धीरे से बोली, कहा था ना हबी, मुझसे दूर नहीं रह सकता। फिर बात पलटकर बोली, नहीं मेरा मतलब मैं अपने हबी से दूर नहीं रह सकती। मैंने उसे घूरा, उसके हाथ से टोकरी छीनी और राहुल की तरफ बढ़ गया। जब तक हम नौटंकी कर रहे थे, राहुल काफी फल तोड़ चुका था। ये फल बहुत मीठे और रसीले थे, जिन्हें सीधे खाया या जूस बनाया जा सकता था। हमारा ये ड्रामा देखकर राहुल समझ गया कि मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा है। वो पहले तो वहाँ से खिसकने वाला था, पर उसे फेस्टिवल वाली रात को गलती से दिया गया गुलाब याद आ गया और वो रुक गया। सोचने लगा, नहीं मुझे साफ कर देना चाहिए, वरना इनका लफड़ा बढ़ जाएगा। जैसे ही मैं उससे ग्लव्स और कैंची मांगने लगा, वो बोला, उस रात फेस्टिवल में जो गुलाब गलती से मिल गया था, प्लीज उसका बुरा मत मानना। मैं 2 सेकंड के लिए सन्न रह गया और बस औपचारिकता के लिए सिर हिला दिया। बगल में खड़ी आन्या ने एक एक शब्द सुन लिया था। वो भड़क गई, कौन सा गुलाब? यहाँ क्या लोचा चल रहा है? किसी की इतनी हिम्मत कि मेरे पति पर डोरे डाले? मैंने 2 जोड़ी ग्लव्स और कैंची उठाई और एक जोड़ी आन्या को थमा दी। मैंने एक चख कर देखा, बहुत मीठा है। थोड़े और तोड़ लेते हैं ताकि ड्राइवर और बाकी लोगों को भी चखा सकें। उसने मन ही मन सोचा, अनिकेत ने साथ ले जाने को कहा है, इसका मतलब वो अब नहीं भागेगा। राहुल बोला, टहनियों में कांटे हैं भाई, थोड़ा संभल कर। आन्या खुशी से झूम उठी कि उसका हबी कितना केयरिंग है। हम दोनों मजे से फल तोड़कर होमस्टे वापस आ गए। राहुल ने मुझे एक और टोकरी दी और ये सुनकर कि हम कल जा रहे हैं, बोला, ये आप दोनों के लिए गिफ्ट है, घर के बने सूखे फल। आन्या राहुल को मेरी सेवा करते देख जल भुनकर कोयला हो रही थी। मैंने कहा, बहुत बहुत थैंक यू। तो फिर मैं मना नहीं करूंगा। वो चुपचाप जलती रही और जैसे ही राहुल गया, वो आगे बढ़ी और मेरी छाती से चिपक गई। अनिकेत, क्या तुम्हें दिखता नहीं कि वो तुम्हें पसंद करता है? मैं शॉक रह गया, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा उड़ा हुआ चेहरा देखकर वो मुस्कुराई। तो क्या अनिकेत को मेरे दिल की फीलिंग्स दिखती हैं? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। आन्या मुझसे प्यार करती है? हाँ, सही बात है, उसे मेरा चेहरा पसंद है, क्योंकि इसमें उसके पुराने आशिक की परछाई दिखती है। मैं चुप रहा, कोई जवाब नहीं सूझा। मेरा सन्नाटा देखकर उसकी आंखों की उम्मीद टूट गई। सोचने लगी, अनिकेत शायद मुझसे सच में प्यार नहीं करता, मुझे पहले ही पता था। फिर भी मैंने पूछकर अपनी बेइज्जती क्यों कराई? पर खैर, वो प्यार नहीं करता तो क्या हुआ, मैं तो करती हूँ। 2 साल से शादी निभ रही है, कम से कम कभी कभी वो कह तो देता है कि प्यार करता है, उतना ही काफी है। बात वहीं खत्म हो गई और किसी ने दोबारा मुंह नहीं खोला। मैंने कुछ थैलियां ढूंढी और फलों को गिफ्ट के तौर पर अलग अलग बांटने लगा। और मुझे दुकान से मिली वो नमकीन मछली भी याद आई। मछली काफी ज्यादा थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी ड्राइवर और बाकी स्टाफ में बांट दूंगा, क्योंकि मुझे याद था कि उसे मछली पसंद है। आन्या मेरे साथ सामान पैक करवा रही थी, पर मेरी हिदायतों को सुनकर उसे फिर शक हुआ। बोली, अनिकेत घर चलकर खुद बांट लेना, मुझे याद नहीं रहेगा। मैंने सिर झुकाया और भारी आवाज में बोला, मैं मीरा से नाम लिखने के लिए चिट्स मांग कर लाता हूँ। आन्या ने मेरी इस अजीब हरकत को ताड़ लिया और घूरते हुए बोली, अनिकेत, इस ड्रामे का क्या मतलब है? उसकी शक से भरी आंखें देखकर मैं समझ गया कि मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी है। इसलिए मैंने अपना डर छिपाने के लिए थैलियों को उलट पुलट करना शुरू किया। मैं बस कल भूलने से डर रहा हूँ, और तुम्हें भी तो मदद करनी होगी ना। थोड़ी देर चुप रहकर मैंने उसका शक दूर करने के लिए झूठ बोला, वैसे भी ज्यादा सामान नहीं है, मैं खुद ही बांट दूंगा, तुम तो वैसे भी बिजी रहती हो। उसने मेरा हाथ थाम लिया। अनिकेत, मुझसे झूठ मत बोलना। मेरा दिमाग एकदम कबाड़ा हो चुका था। मैंने सिर हिलाया, नहीं बोलूंगा। मेरा ये हाल देखकर उसका दिल और घबरा गया।
वो किस करने के लिए पास आने लगी, पर मैंने अपना शरीर थोड़ा पीछे हटा लिया। वो चिढ़ गई और फिर एक शब्द नहीं बोली। रात के 12 बजे तक वेट करने के बाद जैसे ही घड़ी की सुई आगे बढ़ी, उसने आखिरकार मेरे होठों को चूम लिया। मैंने नींद में आंखें खोली और उसे देखा। वो थोड़े गिल्ट के साथ बोली, अनिकेत सोते रहो, कल सुबह जल्दी निकलना है। मैं अवाक रह गया और करवट लेकर सो गया, पर मुझे क्या पता था कि उसका जल्दी का मतलब सुबह का मुर्गा बांग देने से भी पहले का था। आसमान में ठीक से उजाला भी नहीं हुआ था और मेरी आंखों में भयंकर नींद थी जब उसने मुझे जगा दिया। मैंने चिढ़कर अपना सिर खुजलाया और बेड से उतरा। इतनी सुबह होने के बाद भी कस्बे के लोग जाग चुके थे और काम पर लग गए थे। अंदर से मीरा की आवाज आई, नाश्ता तैयार है। नाश्ता करने के बाद हमने देखा कि ड्राइवर अपनी थकी हुई आंखों के साथ सड़क किनारे खड़ा था, बड़बड़ा रहा था। मालकिन ने सुबह सुबह फोन करके जगा दिया। मैं भागता हुआ आया कि कहीं यंग मास्टर फिर से रफू चक्कर तो नहीं हो गए, पर यहाँ तो सब ठीक है। बहुत नींद आ रही है। आन्या ने उसे घूर कर कहा, गाड़ी चलाओ। मैं खिड़की से कस्बे की गलियों को पीछे छूटते देख रहा था। दिमाग में खलबली मची थी। आन्या चुपके से मेरे करीब आई। मैंने मुड़कर उसे देखा और पूछा, तुम्हारे पास तो मुझे जबरदस्ती वापस ले जाने की पूरी पावर थी, फिर तुमने मेरे साथ यहाँ पूरा हफ्ता बर्बाद क्यों किया? पर उसने मेरी शर्ट का कोना कसकर पकड़ लिया और रोते हुए बोली, मुझे डर था कि अगर मैंने जबरदस्ती की तो तुम पूरी लाइफ कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे। रास्ते के झटके खाते हुए जब हम वापस विला पहुंचे तो आन्या मेरे बगल में बैठी और बोली, अनिकेत तुम्हें पक्का लगता है ना कि तुम कबीर के रिप्लेसमेंट हो? मैंने अपनी आंखें झुकाई और कड़वाहट से मुस्कुराया। अगर ऐसा नहीं है तो क्या है? तुम्हारा वो पुराना प्यार देश लौट रहा है और मेरा यहाँ रुकना बिल्कुल फालतू है। वो बोली, बचपन में मैं बेवकूफ थी और बस दूर से उसे पसंद करती थी, पर मेरे दिल में कभी उसके लिए कोई फीलिंग नहीं थी। जब से तुमसे शादी हुई है मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है। उसने आगे कहा, और तो और कबीर ने पहले ही साफ कर दिया था कि हम बस पुराने जान पहचान वाले हैं। और वो फोटो एक कमर्शियल इवेंट की थी, और जो ब्रेसलेट मैंने तुम्हें पहनाया था वो तुम्हारी सुरक्षा के लिए था। उसमें GPS ट्रैकर इसलिए था ताकि मुसीबत में तुम्हारी जान बच सके, तुम पर नजर रखने के लिए नहीं। और जिस बुढ़े ने तुम्हारा ब्रेसलेट निकाला वो मेरा पुराना जानकार है। मैंने खुद उससे कहा था कि जब भी तुम्हारा मन हो वो उसे तोड़कर निकाल दे। मैं सन्न रह गया। मेरे दिल में बरसों से दबा दर्द और शक का बांध एक झटके में टूट गया। इस बार वापस आकर आन्या मुझे सीधे मेरी फैमिली के घर ले गई। जैसे ही हमने दरवाजे के अंदर कदम रखा, हमने रिया और उस नौकर चंदू को रंगे हाथों पकड़ लिया। वे दोनों दादाजी की पूरी वसीयत हड़पने और झूठ को सच बनाने का खेल खेल रहे थे। CCTV फुटेज में साफ दिख रहा था कि कैसे नौकर ने जानबूझकर गलतफहमी पैदा की और रिया ने आग में घी डालने का काम किया। मेरी माँ आंखों में आंसू लिए मुझे देखने लगी। अनिकेत, हम दोनों बेवकूफ थे जो एक बाहरी लड़की की बातों में आ गए और तुम्हें इतने सालों तक सौतेला बर्ताव झेलना पड़ा। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। वो अभी भी बहाने बना रही थी, पर सारा सबूत पहले ही पुलिस को दिया जा चुका था। उसने और नौकर ने मिलकर घर की करोड़ों की दौलत हड़पी थी, इसलिए वे सीधे जेल पहुंच गए। सारा चुराया हुआ माल वापस आ गया और दादाजी के शेयर्स और प्रॉपर्टीज अब पूरी तरह से मेरी हो गई। हैश 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 सुकून, आज़ादी और एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग। फैमिली का लफड़ा सुलझाने के बाद हम वापस उस कस्बे में सबको थैंक यू कहने गए। मीरा ने मुस्कुराते हुए सूखे फलों की टोकरी दी और बोली, आप दोनों की जोड़ी एकदम कमाल है, हमेशा खुश रहना। विक्की ने मेरा कंधा थपथपाया। जब भी टाइम मिले भाई यहाँ फोटो खींचने और रिलैक्स करने आ जाया करो। मैंने कहा, ठीक है। डॉक्टर अम्मा ने मुझे एक अगरबत्ती का पैकेट दिया। तुम दोनों हमेशा सलामत और खुश रहो। राजधानी लौटते हुए आन्या ने फालतू की सारी पार्टियां रिजेक्ट कर दी। बालकनी में ठंडी हवा खाते हुए मैंने खुद आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। आन्या, पहले मैं ही बेवकूफ था जो रिप्लेसमेंट होने का भूत सिर पर सवार करके बैठा था और बार बार भागने के बहाने ढूंढता था। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और बोली, गलती मेरी थी। मैं बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो गई थी और तुम्हें रोकने के लिए अजीब हरकतें करने लगी थी जिससे तुम्हारा दम घुटने लगा था। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में डूबते हुए कहा, अब मैं कभी दूर नहीं जाऊंगा। अब से मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद मेरे पेरेंट्स अक्सर हमसे मिलने आने लगे ताकि पुरानी गलतियां सुधार सकें। मैंने धीरे धीरे फैमिली का बिजनेस संभाल लिया और आन्या के खानदान के साथ मिलकर एक तगड़ा एम्पायर खड़ा किया। जब भी फुर्सत मिलती हम उसी कस्बे में लौट जाते, जंगली फल तोड़ते और पहाड़ों पर फोटो खींचते। जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया था उन्हें उनकी सही जगह मिल गई। अब मेरे सिर से वो रिप्लेसमेंट का कलंक हमेशा के लिए मिट चुका था। हमारे बीच अब कोई दीवार या शक नहीं बचा था और जैसे जैसे साल बीतते गए हमारा हर एक पल सुख